हे गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज हैश फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हाँ, इसमें हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन ए डाइपोल और फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफ्लक्स। ठीक है। हाँ, देखो, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है दैट इज टॉर्क ऑन ए डाइपोल। हम डाइपोल को कहाँ रखते हैं? हम डाइपोल को पहले रखेंगे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर रखेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। हम देखेंगे इस डाइपोल पे डाइपोल पे टॉर्क कितना लग रहा है। ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और मैं यहाँ पर डाइपोल रखता हूँ, दिस इज नेगेटिव चार्ज और ये वाला है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मींस ये है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा ना। हाँ, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है ना, वो इक्वी डिस्टेंट होती है। ठीक है, सपोज अगर मुझे यहाँ पर बनाना होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं ऐसे बनाऊंगा। क्या फील्ड लाइन्स इक्वी डिस्टेंट है? नहीं है ना, तो दैट मींस दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, अगर मुझे बताना होगा क्या यहाँ पर फील्ड ज्यादा है, यहाँ पर फील्ड ज्यादा है, दिस इज E1, यहाँ पर फील्ड E1 होगा, यहाँ पर E2 फील्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर फील्ड लाइन्स पास पास है। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास पास होगी दैट मींस वहां पर फील्ड ज्यादा है, दैट मींस E1 इज ग्रेटर देन E2। देखो, फील्ड लाइन्स दूर दूर है तो यहाँ पर फील्ड कम होगा। ठीक है, फील्ड लाइन्स पास पास है तो यहाँ पर फील्ड ज्यादा होगा। इस पॉइंट पे फील्ड ज्यादा है, इस पॉइंट पे फील्ड कम है, दैट मींस ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितना फील्ड यहाँ पर होगा उतना फील्ड यहाँ पर भी होगा, उतना फील्ड यहाँ पर भी होगा, उतना फील्ड यहाँ पर भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में क्या है? हाँ, दीज आर इक्विडिस्टेंट। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दैट मींस यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। हाँ, पॉजिटिव चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को फोर्स लगेगा अपोजिट टू द फील्ड। पॉजिटिव चार्ज को फोर्स कितना लगेगा? फोर्स होता है बराबर क्यू इंटू ई। इसको फोर्स लगेगा दैट इज क्यू इंटू ई। इस पे फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई इस डायरेक्शन में। ठीक है, दैट मींस इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस नेगेटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स देखो, क्यू इंटू ई इस डायरेक्शन में, क्यू इंटू ई इस डायरेक्शन में, दैट मींस इस डाइपोल पे जो नेट फोर्स लग रहा है ना वो जीरो के बराबर है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, ये यहां से खींच रहा है, ये यहां से खींच रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, दैट मींस नेट फोर्स इस डाइपोल पे कितना है? जीरो। जब भी हम कहां पर इसको रखते हैं? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं टॉर्क कितना लग रहा है इस पे। ठीक है, हाँ, देखो, दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। सपोज ये डिस्टेंस ए, ये भी होगी ए, सेंटर से इस चार्ज तक, सेंटर से इस चार्ज तक, ये ए डिस्टेंस, ये ए डिस्टेंस। ठीक है, हाँ, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल है ना, सपोज दिस इज थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, यहां पर फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है। देखो क्या होगा, सपोज मेरे पास यहां पर एक बॉडी है। ठीक है, यहां पर एक बॉडी है, ये यहां पर फोर्स एक लग रहा है एफ और यहां पर भी सेम फोर्स लग रहा है एफ। तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना है? बॉडी पे जो नेट फोर्स है दैट इज जीरो, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स है तो फोर्स जीरो लगेगा। अब देखो, अगर फोर्स यहां पर लगता, सपोज एक फोर्स लग रहा है यहां पर और दूसरा फोर्स लग रहा है यहां पर, दिस इज एफ, दिस इज एफ, नेट फोर्स जीरो है,
नेट फोर्स जीरो है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, दैट मींस नेट फोर्स जीरो है। बट देखो ये फोर्स क्या कर रहा है, सपोज आप इसको यहां से खींच रहे हो, किसी यहां पर एक बुक है, उसको एक बंदा यहां से खींच रहा है, दूसरा बंदा यहां से खींच रहा है, दैट मींस वो बुक क्या, उसको क्या होगा, वो रोटेट करना स्टार्ट होगी, ठीक है। दैट मींस उसमें रोटेशन इफेक्ट आएगा। अब रोटेशन इफेक्ट कब आएगा, जब उस पर टॉर्क लगता है। दैट मींस जब भी दो फोर्सेस लगते हैं किसी बॉडी पे और उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, देखो ये फोर्स लग रहा है इस लाइन के थ्रू, ये फोर्स लग रहा है इस लाइन के थ्रू, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है ना, ये दो फोर्सेस क्या करेंगे, ये क्रिएट करेंगे टॉर्क, टॉर्क की वजह से ये घूमना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसमें रोटेशन आएगी, रोटेशनल इफेक्ट इसमें आएगा, ठीक है। सपोज मेरे पास यहां पर एक बॉडी है, एक बंदा यहां से खींच रहा है, दूसरा बंदा यहां से खींच रहा है, देखो ये भी एफ फोर्स है, ये भी एफ फोर्स है, क्या यहां पर टॉर्क होगा, नहीं, यहां पर टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स का भी सेम लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स का भी सेम लाइन ऑफ एक्शन, दैट मींस यहां पर जो फोर्स है ना, टॉर्क है ना, टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज टाउ, टाउ मतलब टॉर्क होता है, ठीक है। टाउ यहां पर जीरो है, ठीक है। बट यहां पर टॉर्क जीरो नहीं है, क्योंकि इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क जीरो होगा, ठीक है। तो यहां पर टॉर्क जीरो नहीं है, ठीक है। यहां पर ये जो टॉर्क है ना, ये इसको रोटेट करेगा, ठीक है। अब टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क होता है बराबर फोर्स इंटू व्हाट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दैट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अब देखो यहां पर इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो ये है, ये बोल लो, ये बोल लो, ये बोल लो, आपकी मर्जी। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द टू फोर्सेस, तो टॉर्क होता है बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है। अब आप समझे ना टॉर्क क्या होता है। हाँ, अब देखो क्या होगा, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये, देखो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये, दैट मींस ये क्या करेंगे, इस डाइपोल को रोटेट करेंगे, करेंगे ना रोटेट। ओवरऑल नेट फोर्स जीरो है, बट टॉर्क जीरो नहीं है। टॉर्क यहां पर किसके बराबर निकलेगा, जस्ट ए सेकेंड, टॉर्क होता है बराबर सर, दैट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। फोर्स, वन ऑफ द फोर्स, दैट इज, ये फोर्स किसके बराबर है, वो है क्यू इंटू ई, इंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो परपेंडिकुलर इन दो फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना, ये किसके बराबर आएगी, इफ दिस इज ए, दिस इज ए, दैट मींस दिस इज 2a, ये 2a है ना, ये क्या है 2a, लेंथ ऑफ डाइपोल क्या है 2a, दैट मींस ये थीटा है, तो ये आएगा 2a cos ऑफ थीटा, और ये क्या आएगा, ये आएगा 2a sin ऑफ थीटा, एक्चुअली ऐसे आएगा 2a sin ऑफ थीटा, ठीक है। ये है 2a cos ऑफ थीटा, ये क्या आएगा 2a sin ऑफ थीटा, ये बोलो 2a sin ऑफ थीटा, ये बोलो 2a sin ऑफ थीटा, ठीक है, ठीक है, आप इनकी मर्जी। ये 2a cos ऑफ थीटा, ये क्या है 2a sin ऑफ थीटा, दैट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, दैट इज 2a sin ऑफ थीटा, तो आएगा 2a sin ऑफ व्हाट, sin ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर, बिकॉज दिस इज थीटा, देखो एक कंपोनेंट यहां से आएगा, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर आएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 2a sin ऑफ थीटा, ठीक है। देखो ये है 2a cos ऑफ थीटा, और ये आएगा 2a sin ऑफ थीटा, जब इसको रिजॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो फोर्स किसके बराबर निकला, क्यू इंटू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस ऑफ दैट इज 2a sin ऑफ थीटा, गुड। अब देखो ये क्या होगा, देखो क्यू, दिस इज चार्ज इनटू 2a, 2 इज व्हाट, डाइपोल लेंथ, a मतलब 2a, डाइपोल की लेंथ क्या है 2a, चार्ज इंटू 2a, वो किसके बराबर होता है, क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, या बोलो आप डाइपोल लेंथ वो किसके बराबर होती है, वो डाइपोल मोमेंट के बराबर होती है, दैट मींस क्यू इंटू 2a, इसके बदले लिख सकता हूं मैं डाइपोल मोमेंट। फिर क्या बचा, फिर बचा ई, तो पीई, और क्या बचा साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ थीटा, गुड। दैट मींस टॉर्क किसके बराबर निकला, टॉर्क निकला बराबर पीई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब पी साइन ऑफ थीटा लिख लो, या ऐसे भी लिख सकते हो ना, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन ऑफ थीटा, दैट मींस ए बी साइन ऑफ थीटा, ए बी साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा, ए बी साइन ऑफ थीटा होता है बराबर ए डॉट बी। सिमिलरली
पीई साइन ऑफ थीटा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर पी डॉट जस्ट ए सेकेंड, हाँ हाँ देखो सॉरी, ए बी साइन ऑफ थीटा होता है बराबर ए क्रॉस बी, ठीक है। तो पी साइन ऑफ थीटा आएगा पी क्रॉस बी, सॉरी पी क्रॉस ई आएगा, ठीक है। दिस इज पी ई साइन ऑफ थीटा, वो किसके बराबर आएगा, पी क्रॉस ई, दैट मींस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी एंड ई। टाउ क्या है, टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन होती है। तो टॉर्क किसके बराबर है, पीई साइन ऑफ थीटा। जब भी आप डाइपोल को कहां पर रखते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे में रखते हो, तो उसमें जो टॉर्क लगता है ना वो किसके बराबर है सर, वो है बराबर पीई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। हाँ दैट मीन्स जब भी मैंने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो नेट फोर्स किसके बराबर निकला, नेट फोर्स सर, नेट फोर्स निकला बराबर, नेट फोर्स तो जीरो के बराबर निकला, और नेट टॉर्क वो किसके बराबर निकला, दैट इज पीई साइन ऑफ थीटा। दैट मीन्स टॉर्क जीरो नहीं है, ठीक है, फोर्स तो जीरो है बट टॉर्क इस पे जीरो नहीं लग रहा है, ठीक है। टॉर्क इसको रोटेट कर रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को रखते हो, नेट फोर्स डाइपोल पे जीरो होता है बट टॉर्क जीरो नहीं होता है। टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क होता है बराबर पीई साइन ऑफ थीटा। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ जस्ट सेकंड। अब देखो ये जो टॉर्क है ना, ये मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, देखो टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क होता है बराबर पीई साइन ऑफ थीटा। पीई तो कांस्टेंट है, पी तो कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, दैट मींस साइन ऑफ थीटा जब मैक्सिमम होगा, साइन ऑफ थीटा जब मैक्सिमम होगा तो टॉर्क भी क्या होगा, मैक्सिमम। साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है, साइन ऑफ 90, दैट मींस जब थीटा किसके बराबर होता है, जब थीटा होता है बराबर 90 डिग्री। तो टाउ क्या आएगा, टाउ आएगा बराबर पी ई साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री 1 के बराबर होता है, देखो साइन ऑफ 0 0 के बराबर होता है, साइन ऑफ 90 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो दैट मींस साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना, हाँ। टाउ किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर पी इंटू ई। दैट मींस मैक्सिमम टॉर्क जब भी आपको बोलेंगे ना निकालने को, आप क्या बोलोगे, आप सीधा ये वाली फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज पी इंटू ई। हाँ वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई, ठीक है। सपोज देखो ऐसे मेरे पास ये है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड आई मीन टू से इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस डाइपोल आप ऐसे रखते हो, डाइपोल आपने ऐसे रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो जब भी आप डाइपोल रखोगे ना परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको समझ में आना चाहिए इस पे जो टॉर्क लगेगा ना वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और मैक्सिमम टॉर्क किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर पी, ठीक है। देखो यहां पर टॉर्क किसके बराबर आएगा, यहां पर टॉर्क आएगा पीई साइन ऑफ 90 डिग्री, दैट मीन साइन ऑफ 90 डिग्री 1 के बराबर होता है, तो टाउ मैक्सिमम वो किसके बराबर आएगा, पी इंटू ई के बराबर। जब भी आप आज के बाद डाइपोल को रखोगे ना परपेंडिकुलर टू द फील्ड, दैट मींस उस पे मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, ठीक है। हाँ तो टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा किसके बराबर होगा, थीटा होगा बराबर 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। दैट मींस डाइपोल को आप रखते हो परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब देखो बताओ थीटा आई मीन टू से टॉर्क कब जीरो होगा, या मिनिमम कब टॉर्क होगा, टॉर्क तब मिनिमम होगा जब साइन ऑफ थीटा मिनिमम होगा। और साइन ऑफ थीटा कब मिनिमम होता है, जब थीटा किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर, ठीक है।
क्योंकि साइन ऑफ जीरो जीरो के बराबर होता है, ठीक है। तो टाउ किसके बराबर आएगा, टाउ आएगा पीई साइन ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। तो दैट इज मिनिमम टाउ किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। साइन ऑफ जीरो दैट मींस थीटा इज जीरो, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रख लो, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जीरो होना चाहिए। वो कब होगा, जब आप इसी डायरेक्शन में डाइपोल को भी रखोगे, ठीक है। डाइपोल आपने ऐसे रखा और सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, ये पैरेलल है, दैट मींस इनके बीच में एंगल जीरो है, तो इस पे कोई टॉर्क ही नहीं लगेगा, ठीक है। दैट मींस यहां पर जो टॉर्क है ना, देखो अब जो फोर्स लग रहे हैं ना, एक्चुअली उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। डाइपोल पे यहां पर ऐसे फोर्स लग रहा है और नेगेटिव पे ऐसा फोर्स लग रहा है, ठीक है। इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दैट मींस में कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो टाउ क्या है, टाउ जीरो के बराबर है, ठीक है। जब भी आप डाइपोल को रखोगे ना इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दैट मींस उस पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, तब वो रोटेट नहीं होगा, ठीक है। हाँ देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप डाइपोल ऐसे रखोगे परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और आई मीन से डाइपोल के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो अब क्या होगा, अब टॉर्क इस पे मैक्सिमम लगेगा, सबसे ज्यादा टॉर्क लगेगा, वो किसके बराबर है, P इंटू ई। अगर आप ऐसा काम कर लोगे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप इसी डायरेक्शन में डाइपोल को भी रखोगे, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो टाउ किसके बराबर आएगा सर, दैट इज पीई साइन ऑफ, देखो यहां पर थीटा इज 0 डिग्री क्योंकि सेम डायरेक्शन में रख रहे हो ना, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अभी एंगल कितना है, जीरो। तो पी साइन ऑफ जीरो दैट इज जीरो, क्योंकि साइन ऑफ जीरो जीरो होता है। तो टाउ किसके बराबर आएगा, जीरो। दैट मींस इस पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, ठीक है, नो टॉर्क। यहां पर टॉर्क मैक्सिमम लग रहा है, ठीक है, जब आप ऐसे रखते हो, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे सर मैं तो ऐसे भी रख सकता हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे कर दो और डाइपोल मोमेंट को ऐसे कर दो, उल्टा रख लो, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज व्हाट, डाइपोल मोमेंट। अब जो थीटा है ना, एंगल बिटवीन, देखो एंटी पैरेलल, ये एंटी पैरेलल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डाइपोल इस डायरेक्शन में। अब इनके बीच में जो थीटा है ना, दैट इज 180 डिग्री। अगेन टाउ किसके बराबर आएगा, टाउ आएगा बराबर पीई साइन ऑफ 180 डिग्री। साइन ऑफ 180 डिग्री फिर से जीरो के बराबर होता है, दैट मींस इस पे जो टॉर्क लगेगा ना वो फिर से जीरो है, ठीक है। सर यहां पर तो मैक्सिमम टॉर्क है, दैट इज पी इंटू ई, जब आप ऐसे रखोगे परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर टॉर्क लग रहा है, जीरो लग रहा है। यहां पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर टॉर्क, यहां पर भी जीरो लग रहा है, यहां पर भी जीरो लग रहा है, यहां पर भी जीरो लग रहा है। बट इन दोनों में फर्क क्या है, अब देखो इसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब अगर मैं इस डाइपोल को ऐसे, जस्ट ए सेकंड, अगर मैं इस डाइपोल को ऐसे रोटेट करूंगा ना, इस पे जो फोर्स लगेगा ना, अगेन इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा यहां पर पॉजिटिव पे, और नेगेटिव पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये फिर से अलाइन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। मैं इसको ऐसे डिस्टर्ब करूंगा बट इस पे फोर्स लगेगा, ये फिर से अपनी जगह पे आएगा, डिस्टर्ब करूंगा फिर से फोर्स लगेगा, अपनी जगह पे आएगा, ठीक है। दैट मींस ये एक्चुअली ऐसे है ना, दिस इज प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। अब मैंने डाइपोल को ऐसे रखा, सपोज मैंने इसको ऐसे रखा, ठीक है, मैंने डिस्टर्ब किया, दैट मींस फिर से प्लस क्यू पे ऐसे फोर्स, माइनस क्यू पे ऐसे फोर्स, तो फिर से अलाइन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं। दैट मींस मैं डाइपोल को डिस्टर्ब कर रहा हूं बट वो फिर अब से फिर भी अपनी जगह पे आ रहा है। देखो मैंने डाइपोल को बोला ऐसे जाओ, मैंने इसको फोर्स दिया ऐसे जा रहा है, बट इस पे जो टॉर्क लग रहा है ना, फिर से अलाइन करता है इसको इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बट यहां पर ऐसा नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
अनस्टेबल इसका जो इक्विलिब्रियम है ना वो अनस्टेबल है। देखो यहां पर अगर मैं डाइपोल को डिस्टर्ब करूंगा, सपोज मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा, ऐसे रोटेट करूंगा, तो अब पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नेगेटिव पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दैट मींस वो यहां आ जाएगा। ऑरिजिनली तो ऐसे था, बट अब वो अलाइन हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर आप डाइपोल को डिस्टर्ब करोगे भी, वो अपनी जगह पे फिर से वापस आएगा, बट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं है। यहां पर अगर आप डाइपोल को डिस्टर्ब करोगे ना, सुपेरियर पॉइंट वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। दैट मींस दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो whenever theta is 180 degree between dipole moment and electric field, you would say the sir this is the condition of unstable equilibrium। और जब भी थीटा किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा ना, आप बोलोगे सर ये क्या है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दोनों में टॉर्क 0 होता है, ठीक है। और टॉर्क का मैक्सिमम होता है जब डाइपोल को आप रखोगे परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है। अब हम इस पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने यहाँ पर एक डाइपोल को रखा, ठीक है। हाँ, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और ये दैट मींस ये डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है ना, दैट इज 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है दैट इज 2 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। और डाइपोल मूवमेंट किसके बराबर है, डाइपोल मूवमेंट है सपोज दैट इज 4 × 10⁻⁶ कूलम मीटर। हमें बताना है, हमें क्या बताना है, व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल। तो टॉर्क किसके बराबर है सर, दैट इज इक्वल टू पीई। अब आपको याद ही हुआ होगा पी साइन ऑफ थीटा। देखो P मतलब डाइपोल मोमेंट वो है 4 × 10⁻⁶ इंटर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 2 × 10⁻⁻⁶ इंटर साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा किसके बराबर है, साइन ऑफ 30 के बराबर। तो यहां पर लिख लो साइन ऑफ 30। अब देखो 4 × 2 दैट इज 8, 10⁻⁶ और 10⁻⁻⁶ मर जाएंगे, इंटर साइन ऑफ 30। साइन ऑफ 30 डिग्री होता है बराबर 1/2, आएगा 1/2, 2 1 2, 2 4 8, दैट मींस टॉर्क किसके बराबर निकला, 4 न्यूटन मीटर। टॉर्क का जो यूनिट होता है ना, टॉर्क का यूनिट होता है बराबर न्यूटन मीटर। कैसे, देखो टॉर्क एक्चुअली किसके बराबर होता है, बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स को हम न्यूटन मेजर करते हैं न्यूटन्स में, और डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर्स में, इसलिए टॉर्क का जो यूनिट होता है ना वो न्यूटन मीटर। सिमिलरली ये जो हमने टाउ और क्या हमने पढ़ा, हाँ हाँ, तो इसके जो डायमेंशन हो गए वो किसके बराबर होंगे, उसके टॉर्क के डायमेंशन हो गए बराबर, देखो न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स के जो डायमेंशन है दैट इज एम मास इनटू एक्सेलरेशन mL t-2, और डिस्टेंस मीटर्स में तो आएगा एल, ये आएगा mL² t-2 टॉर्क के डायमेंशन, ठीक है। अब देखो और ही क्वेश्चन करते हैं। Those question is like this: when a dipole is placed in a uniform electric field, tau will be maximum when,
टॉर्क का मैक्सिमम होगा ए, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, बी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, सी थीटा इज इक्वल टू सपोज 180 डिग्री, डी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। टॉर्क का मैक्सिमम होता है जब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। तो टाउ किसके बराबर होता है, पीई साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री 1 के बराबर होता है। तो टाउ मैक्सिमम टाउ किसके बराबर होता है, पीई के बराबर होता है। तो थीटा किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क तभी लगेगा जब थीटा, that means angle between dipole moment and electric field is what, that is 90 degree। ठीक है, देखो अगर मुझे टाउ और टाउ और थीटा के बीच में अगर मुझे ग्राफ बनाना होगा, देखो टाउ किसके बराबर होता है, पीई साइन ऑफ थीटा। थीटा 0 होता है तो टाउ भी 0 होता है ना। इसका ग्राफ सिंपली जो साइन थीटा का ग्राफ आता है ना वही आता है। ठीक है, दैट मींस थीटा जब 0 होगा टाउ भी 0 होगा, टॉर्क भी 0 होगा। ठीक है, थीटा जब 90 डिग्री होगा दैट मींस पाई/2 होगा, तो टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, देखो ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू 0 से पाई/2 तक टॉर्क बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, दैट मींस 0 से पाई/2 तक टॉर्क बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर घट रहा है घट रहा है घट रहा है। ठीक है, पाई/2 से पाई तक टॉर्क घट रहा है घट रहा है घट रहा है, फिर पाई से लेकर 3π/2 तक बढ़ रहा है और फिर घट रहा है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगा। देखो सपोज मेरे ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, हाँ, और मैंने डाइपोल को ऐसे रखा, इसका मतलब है हाँ पहले डाइपोल ऐसे था तो टॉर्क 0। अब देखो अब थीटा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, दैट मींस टॉर्क बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, कहां तक, अब डाइपोल यहां पर पहुंचा। ठीक है, यहां पर मैक्सिमम टॉर्क है। ठीक है, 90 पाई/2 होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री पे टाउ मैक्सिमम है। ठीक है, अब देखो अब 90 डिग्री के बाद 90 डिग्री के बाद टॉर्क फिर से कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, अब टॉर्क 0 है 180 डिग्री पे। ठीक है, 180 के बाद टॉर्क बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, कब कहां तक, 270 तक। ठीक है, 270 डिग्री तक, दैट मींस यहां पर 3π/2 तक, 180 से लेकर 3π/2 तक 270 तक, क्योंकि अब ये फिर से परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क बढ़ रहा है 270 से लेकर, देखो अब फिर से टॉर्क कम हो रहा है 270 से लेकर आई मीन टू से 360 तक टॉर्क फिर से कम हो रहा है। ठीक है, अब टॉर्क फिर से कम हो रहा है। ठीक है, ये ग्राफ है टाउ वर्सेस थीटा का। ठीक है, अब देखो अगर अब इसी डाइपोल को आप कहां पर रखोगे, सेकंड पार्ट दैट इज इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। सपोज मेरे पास यहाँ पर कोई चार्ज है और इससे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही है ऐसे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब मैं यहाँ पर टॉर्क आई मीन से डाइपोल को रखता हूँ। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। देखो यहाँ पर लाइन्स पास पास है, अब यहाँ पर फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पर लाइन्स दूर दूर है तो यहाँ पर फील्ड कम होगा। तो सपोज यहाँ पर जो फील्ड है दैट इज E1, यहाँ पर जो फील्ड है सर दैट इज E2। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, लाइन जितनी पास पास फील्ड उतना ज्यादा, लाइन जितनी दूर दूर फील्ड उतना कम। E1 इज obviously E1 is greater than E2। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। देखो यहां पर जो फोर्स लगेगा ना ऐसे लगेगा। ठीक है, दिस इज F, F1 फोर्स लगेगा यहाँ पर,
सिमिलरली यहां पर जो फोर्स लगेगा ना पॉजिटिव चार्ज पे लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सपोज दिस इज F2। अब देखो F1 किसके बराबर होगा सर, दैट इज Q इंटू E1। F2 किसके बराबर है, दैट इज Q इंटू E2। Obviously E1 is greater than E2, that means F1 is greater than F2। अब नेट फोर्स जीरो नहीं है, इस वाले चार्ज पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। क्यों ज्यादा फोर्स लग रहा है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, E1 ज्यादा है, Q इंटू E1 वैल्यू ज्यादा आएगी ना। इस वाले चार्ज पे फोर्स कम लग रहा है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, लाइन इज दूर दूर है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो क्या फोर्स जीरो है सर, फोर्स तो जीरो नहीं है, नेट फोर्स तो जीरो नहीं है। तो यहां पर अभी हमने देखा कि नेट फोर्स जीरो नहीं है। यहां पर देखो, यहां पर टॉर्क टाउ नेट यहां पर जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है क्योंकि फोर्स लग रहा है, बट फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है ना दैट इज सेम, ठीक है। ये फोर्स भी इसी लाइन पे लग रहा है, ये फोर्स भी इसी लाइन पे लग रहा है, दैट मींस यहां पर नेट टॉर्क जीरो है। बट क्या नेट फोर्स यहां पर जीरो है, नहीं। नेट फोर्स एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मींस यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं है बट नेट टॉर्क जीरो है। कहां पर, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। बट सिर्फ ऐसा नहीं है, अगर आप बोलोगे सर मैं तो डाइपोल ऐसे रखूंगा, ठीक है, सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लगेगा। अब बोलो क्या नेट फोर्स जीरो है, हाँ, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ठीक है। तो यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, दैट मींस यहां पर ऐसे लगेगा क्यू इस डायरेक्शन में और यहां पर इस डायरेक्शन में क्यू लगेगा, ठीक है। अब मैंने परपेंडिकुलर ऐसे लगा तो दैट मींस यहां पर क्या नेट फोर्स जीरो है, हाँ, नेट फोर्स तो अब जीरो है क्योंकि यहां पर भी एफ फोर्स लग रहा है, यहां पर भी एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्या अब नेट टॉर्क जीरो है, नहीं। अब ये वाला जो फोर्स है ना, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ऊपर वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो अब ये इस जब मैं परपेंडिकुलर रखता हूं, क्या अब नेट टॉर्क जीरो है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है। अब हम क्या सीखे, देखो जब मैंने डाइपोल को ऐसे रखा, नेट टॉर्क तो जीरो आया बट नेट फोर्स जीरो नहीं आया क्योंकि ये F1 इज ग्रेटर देन F2, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ठीक है। नेट फोर्स जीरो नहीं है, यहां पर नेट टॉर्क जीरो है, बट मैंने जब ऐसे रखा नेट फोर्स जीरो है और नेट टॉर्क जीरो नहीं है क्योंकि इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। ये इसको रोटेट करेगा, यहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, दैट मींस यहां पर नेट टॉर्क जीरो है, यहां पर जहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है वहां पर नेट टॉर्क जीरो होगा, ठीक। यहां पर रोटेशन पॉसिबल है, दैट मींस इसको रोटेट करेगा, दैट मींस यहां पर नेट टॉर्क जीरो नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, बट नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब है इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स मे और मे नॉट बी जीरो, इट डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन। यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं है बट यहां पर नेट फोर्स जीरो है, इसलिए मैंने लिखा इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली टाउ मे और मे नॉट बी जीरो, टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां पर टॉर्क जीरो है बट यहां पर टॉर्क जीरो नहीं है, ठीक है। बट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो अब मैं आपको थोड़ा सा समराइज करता हूं। यहां पर नॉन यूनिफॉर्म में क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स जीरो भी हो सकता है और फोर्स जीरो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर फोर्स जीरो नहीं है बट यहां पर फोर्स जीरो, ठीक है। टॉर्क, टॉर्क जीरो हो सकता है और टॉर्क जीरो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये है नॉन यूनिफॉर्म की कहानी। और यूनिफॉर्म की कहानी क्या थी, यूनिफॉर्म, हाँ, यूनिफॉर्म में ये जो फोर्स था ना, नेट फोर्स, नेट फोर्स जीरो था और नेट टॉर्क जीरो नहीं था। यूनिफॉर्म में फोर्स जीरो होता है और नेट टॉर्क जीरो नहीं होता है।
बट इन नॉन यूनिफॉर्म वहां पर फोर्स जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, टॉर्क जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि आपकी ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है, ऐसे रखते हो, ऐसे रखते हो, ऐसे रखते हो, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है। हाँ, सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास फील्ड ऐसे है, ठीक है, दिस इज फील्ड, ठीक है। मुझे बताना है यहां पर डायपोल ऐसे है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। क्वेश्चन, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट डायपोल इज प्लेस, ठीक है। आपको बताना है ये डायपोल क्या करेगा, क्वेश्चन है। पहला पार्ट, द डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स। पहला पार्ट है, ये जो डायपोल है ना, इस पे नेट फोर्स नहीं लगेगा, नहीं इस पे तो नेट फोर्स लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है, यहां पर दूर दूर है, दैट मीन यहां पर फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स कम होगा। बी पार्ट इज डायपोल will move in right direction। सी पार्ट है, डायपोल will move in left direction। and the fourth one, D part, is dipole will move upward। बताओ, ये जो डायपोल मैंने रखा ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, या इस पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगी, ठीक है। देखो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट मींस यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दिस इज E2, दिस इज E1, दैट मींस E1 इज ग्रेटर देन E2। क्यों, यहाँ पर फील्ड लाइन पास पास है, तो यहाँ पर फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पर फील्ड लाइन दूर दूर है, तो फील्ड कम होगा। देखो फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स होता है बराबर क्यू इंटू ई। अब देखो यहाँ पर फोर्स F1, वो F1 किसके बराबर होगा, F1 होगा बराबर क्यू इंटू E1। F2 किसके बराबर होगा, क्यू इंटू E2। E1 इज ग्रेटर देन E2, दैट मीन्स F1 इज ग्रेटर देन F2। F1 इज ग्रेटर देन F2, दैट मीन्स डायपोल इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये क्या है, ये लेफ्ट है, और ये क्या है, ये राइट है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। द डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स, नहीं डायपोल पे तो नेट फोर्स लग रहा है ना, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता फिर हम कहते हैं हाँ डायपोल पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। डायपोल विल मूव इन राइट डायरेक्शन, दैट मींस ये बोल रहा है कि डायपोल इस डायरेक्शन में भागेगा, अरे ये तो बकवास बात है, नहीं भागेगा, ठीक है। डायपोल विल मूव इन लेफ्ट डायरेक्शन, ये बोल रहा है डायपोल इस डायरेक्शन में जाएगा, हाँ इसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। डायपोल विल मूव अपवर्ड्स, ये क्या बकवास बात है, अपवर्ड्स कहाँ से जाएगा, अपवर्ड्स। देखो अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल, ठीक है।
इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ हाँ, सपोज मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें क्या रखता हूँ, इसी बेचारे डायपोल को रखता हूँ, ठीक है, मैंने डायपोल को रखा यहाँ पर, ठीक है। दिस इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। मुझे मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा सो दैट मैं इस डायपोल को रोटेट कर सकूं, ठीक है। तो टॉपिक इज वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, सपोज मैं इसको रोटेट करना चाहूंगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहूंगा, ठीक है, तो मुझे कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, सपोज देखो मैं इसको रोटेट करता हूं बाय ए स्मॉल अमाउंट डी थीटा, डी थीटा मतलब छोटा सा एंगल, ठीक है, मैंने इसको रोटेट किया, ठीक है, बाय डी थीटा, डायपोल यहां पहुंचा, ठीक है, ये ऐसे था डायपोल, मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया डी थीटा। वी नो दैट वर्क डन होता है बराबर टाउ इंटू थीटा। अब देखो जब मैंने इसको डी थीटा रोटेट किया, दैट मीन्स मुझे जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन मैंने क्या किया, छोटा सा वर्क डन होगा, दैट मीन्स उसको मैं लिखूंगा डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा, कितना मैंने इसको रोटेट किया, दैट इज डी थीटा, दैट मीन्स बाय स्मॉल अमाउंट। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर है, टाउ इंटू डी थीटा। हाँ, अब देखो टाउ किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर सर पी ई साइन ऑफ थीटा, टाउ के बदले मैंने लिखा पी साइन ऑफ थीटा, और क्या बचा डी थीटा, वो भी लिख लो। तो ये है डी डब्ल्यू, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूं, और थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा, तो मुझे टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क डन किसके बराबर आएगा, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन ऑफ थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, पी और ई वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के इंटीग्रेशन से बाहर आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा डी थीटा। सपोज ये जो डायपोल है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इनिशियली एट एन एंगल ऑफ थीटा 1, ये डायपोल है, डायपोल इनिशियली थीटा 1 किस से बना रहा था, विद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच में इनिशियली थीटा 1 एंगल था। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में एंगल थीटा 2 है रोटेट करने के बाद, ठीक है। हाँ, तो दैट मींस यहां पर लिमिट्स आएंगे फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा, ठीक है। डायपोल को मैं रोटेट कर रहा हूं, इनिशियली ऐसे था, ये एंगल बना रहा था विद इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा 1, अब मैंने इसको रोटेट किया, अब डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा 2, दैट मींस मैंने इसको थीटा 1 है यहां पर, इसकी पोजीशन ये है, थीटा 1 से रोटेट किया थीटा 2 तक, तो लिमिट से आएंगे फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। तो ये यहां से आएगा पी ही, तो बाहर ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा विद रेस्पेक्ट टू डी थीटा, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होती है, वो होती है बराबर माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहां पर आएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा, और लिमिट इसका है कहां से है, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, तो दैट मींस थीटा 1 टू थीटा 2 मैं लिमिट्स दूंगा, ठीक है। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर पी इंटू ई माइनस कॉस ऑफ अपर लिमिट, दैट इज कॉस ऑफ थीटा 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस माइनस इसको अब लोअर लिमिट देना है, दैट इज माइनस कॉस ऑफ थीटा 1, ठीक है। देखो ये है माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, उसको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस कॉस ऑफ थीटा,
तो ये किसके बराबर है, ये आएगा बराबर P इंटू ई माइनस कॉस ऑफ थीटा टू, माइनस इंटू माइनस इज प्लस कॉस ऑफ थीटा वन। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो दिस इज पी ई, देखो अंदर क्या है, माइनस कॉस ऑफ थीटा वन थीटा टू प्लस कॉस ऑफ थीटा वन। तो मैं पहले लिखता हूँ प्लस वाले को, दैट मींस कॉस ऑफ थीटा वन, कॉस ऑफ थीटा वन, फिर क्या आएगा माइनस, ये माइनस कॉस ऑफ थीटा टू है तो आएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा, इसकी फॉर्मूला है। ठीक है, तो वर्क डन किसके बराबर है, वर्क डन बराबर है पी इंटू कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू। दैट मींस इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन मुझे करना पड़ेगा टू रोटेट दिस डाइपोल फ्रॉम थीटा वन टू थीटा। ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिर आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक डाइपोल है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल है। ठीक है, और हाँ डाइपोल मोमेंट, अब P और E के बीच में जो एंगल है सपोज दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सपोज दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 × 10 रेज़ पावर -6 न्यूटन पर कूलम। वो डाइपोल मोमेंट किसके बराबर है, ये गिवन है, डाइपोल मोमेंट है 4 × 10 रेज़ पावर 6 कूलम मीटर। ठीक है, अब मुझे बताना है, हाँ कैलकुलेट द वर्क डन, calculate the amount of work done to rotate this dipole by suppose 30 degrees। ठीक है, दैट मीन्स इन 60 डिग्री पे है, मैं इसको और 30 डिग्री रोटेट करूंगा तो मुझे कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो वर्क डन किसके बराबर है, पी ई इंटू कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू। दैट मीन्स वर्क डन आएगा बराबर पी ई इंटू कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब देखो P दैट इज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻6, तो 4 × 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 2 × 10⁻6, तो 2 × 10⁻6 इंटू कॉस ऑफ थीटा वन, इनिशियली क्या बना रहा है एंगल 60 डिग्री, तो दैट मींस कॉस ऑफ 60 आएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा टू, तो मुझे इसको कितना रोटेट करना है 30 डिग्री करना है ना रोटेट, और 30 डिग्री मुझे इसको रोटेट करना है, तो कॉस ऑफ थीटा टू क्या आएगा 30 डिग्री। जस्ट सेकंड, हाँ देखो वर्क डन होता है बराबर पी कॉस ऑफ थीटा वन, कॉस ऑफ इनिशियली इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री माइनस कॉस ऑफ थीटा टू, कॉस ऑफ थीटा टू क्या आएगा, ये है कॉस ऑफ थीटा वन। अब 30 डिग्री रोटेट करने के बाद अब ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है दैट इज थीटा टू, इनिशियली कितना एंगल बना रहा है 60, अब मैं इसको 30 डिग्री रोटेट कर रहा हूं तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है 60 + 30, दैट मींस यहां पर आएगा cos ऑफ 60 + 30 इज cos ऑफ 90 डिग्री। तो ये आएगा 4 2 8 होता है इंटू 10 रेज़ पावर 6 और 10 रेज़ पावर -6 कैंसिल होंगे,
तो ये क्या आएगा, कॉस ऑफ 60 किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ 60 1/2 के बराबर होता है, माइनस कॉस ऑफ सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर कॉस ऑफ 30 है ना, तो 30 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आएगा √3/2, दैट मीन्स ये आएगा 8 इंटू 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स कितने जूल्स ऑफ वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, calculate the amount of work done in rotating a dipole by 60 degrees, which was originally aligned in the direction of electric field, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, वो डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में था, ठीक है, दिस इज डाइपोल, ठीक है, which was originally aligned in the direction of electric field, ठीक है, दैट मींस डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। अब मैं इसको कितना रोटेट कर रहा हूं, अब डाइपोल ऐसे आ रहा है, अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं 60 डिग्री, ठीक है। तो वर्क डन किसके बराबर आएगा, वर्क डन आएगा बराबर PE cos ऑफ θ1 माइनस cos ऑफ θ2, दैट मींस ये आएगा P इंटू E cos ऑफ θ1, इनिशियली एंगल कितना था, 0, दैट मींस cos ऑफ 0 आएगा, माइनस cos ऑफ θ2, cos ऑफ θ2 किसके बराबर होगा, cos ऑफ θ2 होगा बराबर, हाँ, cos ऑफ θ2 इज 60, दैट मींस cos ऑफ 60 आएगा। अब देखो ये किसके बराबर आएगा, PE इंटू cos ऑफ 0 इज 1 माइनस cos ऑफ 60 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, तो ये आएगा PE इंटू 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2, तो ये आएगा PE/2, दैट मींस मुझे वर्क डन कितना करना है, PE/2 के बराबर, ठीक है। तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था ना, वो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक्चुअली हमने इसमें थोड़ा सा ये गलती की है, ठीक है। देखो ये डाइपोल है, ठीक है, θ1 कितना था, θ1 60 डिग्री था, और मैंने इसको फिर और रोटेट किया बाय 30 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम, और डाइपोल मूवमेंट किसके बराबर थी, दैट इज 4 इंटू 10⁻6 कूलम मीटर। मुझे बताना है वर्क डन टू रोटेट दिस डाइपोल बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो वर्क डन होता है बराबर PE इंटू कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2, दैट मींस ये आएगा P किसके बराबर है, 4 इंटू 10⁻6, 4 इंटू 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 2 इंटू 10⁻6 इंटू कॉस ऑफ θ1
इनिशियली इसके साथ एंगल कितना बना रहा है 60, दैट मींस cos ऑफ 60 आएगा माइनस cos ऑफ थीटा टू अब ये एंगल है, ठीक है। अब इसके साथ थीटा टू बना रहा है ना, दैट मींस 60 प्लस 30 दैट मींस 90 आएगा, ठीक है, cos ऑफ 90। एक्चुअली हमने पहले 90 लिखा था, फिर हमने 30 लिखा हुआ, ठीक है। तो दिस विल कम 4 टू 8 इंटू 10 पावर 6 और 10 पावर माइनस 6 कैंसिल। अंदर क्या बचा cos ऑफ 60, cos ऑफ 60 किसके बराबर होता है, बराबर होता है 1/2 माइनस cos ऑफ 90 वो 0 के बराबर होता है, दैट मींस 8/2 दैट मींस 4 जूल्स हमें वर्क डन करना पड़ेगा टू रोटेट दिस डाइपोल बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, दैट इज एरिया वेक्टर। अभी तक आपने सुना होगा एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, बट एक्चुअली एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन भी होती है, दैट मींस वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली डायरेक्शन होती है। सपोज मेरे पास ये रेक्टेंगुलर पेपर है, ठीक है, हाँ रेक्टेंगुलर पेपर है, ठीक है, जैसे जैसे हाँ सपोज मेरे पास ये पेपर है, ठीक है। अब ये जो पेपर है ना, इस ये एरिया है, ठीक है, इसके एरिया, इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, इस एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। दैट मींस इस पेपर की जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर। सिमिलरली पीछे वाला हिस्सा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी इसकी डायरेक्शन, आगे वाली हिस्से की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस दैट मींस ऐसे इसकी डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन एक्चुअली बोर्ड पे तो मैं दिखा नहीं सकता। सपोज मेरे पास ये पेपर है, इसकी डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द पेपर, ठीक है। इस वाले सरफेस की ऐसे परपेंडिकुलर, और इस वाले सरफेस का परपेंडिकुलर ये हुआ, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। सिंपली अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो इस वाले सरफेस की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, अगर ऐसे रखूंगा तो इस वाले सरफेस की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास सपोज ये सर्कुलर रिंग है, अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। सपोज ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। और मैं यहाँ पर सपोज कोई सर्कुलर शीट रखता हूँ। अब बताओ मुझे इसके डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, ये ऐसे है, तो दैट मींस इसका जो परपेंडिकुलर है ना वो इस डायरेक्शन में आएगा, जेड एक्सिस में आएगा, ठीक है। तो दैट मींस इसका एरिया वेक्टर किसके बराबर है, एरिया वेक्टर है, एरिया इसका किसके बराबर होता है, ठीक है। सर्कुलर पीस का एरिया किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर पाई आर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द जेड एक्सिस, ठीक है। दैट मींस देखो एक्स और वाई प्लेन में, दैट मींस परपेंडिकुलर आएगा इस डायरेक्शन में, दैट मींस जेड एक्सिस में परपेंडिकुलर आएगा। एक तो यहां से भी आएगा और एक पीछे साइड से भी आएगा, तो इसलिए मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर इनटू, देखो जेड एक्सिस का ये यूनिट वेक्टर क्या है, दैट इज के कैप, यहां पर लिखूंगा मैं प्लस माइनस के कैप, ठीक है। सपोज सिमिलरली मेरे पास एक्स जेड प्लेन में है कोई सर्कुलर, कोई भी शीट है ऐसे, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा ना वो परपेंडिकुलर आएगा, दैट मींस ऊपर की तरफ आएगा और नीचे की तरफ भी आएगा, ठीक है। दैट मींस नेगेटिव जेड में भी आएगा और पॉजिटिव, नेगेटिव वाई में भी आएगा और पॉजिटिव वाई में भी आएगा, ठीक है। ये एक्स जेड प्लेन में है ना, ये शीट एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसे है,
ठीक है, ये ऐसे है तो इसका परपेंडिकुलर इस सरफेस का ऊपर की तरफ और नीचे की सरफेस का नीचे की तरफ। ठीक है, दैट मींस इसके एरिया किसके बराबर आएगा, एरिया वेक्टर वो का बराबर, इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। ठीक है, अपर वाली सरफेस की ऊपर की तरफ और नीचे वाले सरफेस की नीचे की तरफ, दैट मींस आएगा प्लस माइनस जी कैप, क्योंकि वाई एक्सिस में क्या आता है, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है जे। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई रिंग है दैट इज ए वाइजर प्लेन, वाइजर प्लेन, तो इसका एरिया वेक्टर किस में, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में आएगा ना, एक्स की तरफ आएगा ना, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर किसके बराबर आएगा पाई आर स्क्वायर और प्लस माइनस आई कैप, प्लस माइनस आई कैप मतलब प्लस आई कैप पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस, एक ये वाला हिस्सा इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, सिमिलरली पीछे वाले हिस्से की एरिया के वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, ये थी ओपन सरफेसेस। ठीक है, 2D सरफेसेस। अब हम देखेंगे 3D सरफेसेस अगर हमारे पास होंगी तो इनके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, सपोज मेरे पास यहाँ पर एक क्यूब है, क्यूब क्या है, क्यूब है क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो 3 डायमेंशनल सरफेस। अब देखो, अब इस क्यूब के पास कितने फेसेस है, 6 फेसेस है। ठीक है, हाँ, अब देखो ये क्लोज्ड सरफेस है ना, हाँ, क्लोज्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है ना, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, दैट मींस इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। देखो इसका अंदर की तरफ भी हो सकता है बट अंदर की तरफ हम नहीं लेते, ठीक है, बाहर की तरफ। सिमिलरली अपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये वाली सरफेस एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन, ये वाली सरफेस एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, बाहर वाली सरफेस एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और अंदर पीछे वाली सरफेस उसका एरिया वेक्टर उस डायरेक्शन में है। ठीक है, सिमिलरली सपोज मेरे पास ऐसे सिलेंडर है, ठीक है, बता दो इस वाली सरफेस एरिया वेक्टर, आप बोलोगे इस डायरेक्शन में, बोलोगे इस डायरेक्शन में, बोलोगे बाहर की तरफ है। ठीक है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। सिमिलरली इस सरफेस का एरिया वेक्टर, ठीक है, इनवर्स नहीं आउटवर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। सिमिलरली ये जो है ना इसका क्या होगा ऐसे। ठीक है, परपेंडिकुलरली क्या है आउटवर्ड है। ठीक है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर समझ में आ गया तो अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है ना दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली टू ए सरफेस। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing, or you can say crossing passing perpendicularly to a surface। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सपोज मेरे पास ये कोई भी सरफेस है, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास होगी। ठीक है, तो दैट मींस दिस इज फ्लक्स, दैट मींस इसके थ्रू फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, सपोज ये मेरे पास कोई भी सरफेस है और इसके थ्रू ऐसे इसको काटती है, क्या काटती है इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास हो रही है। ठीक है, अब कितनी पास हो रही है, कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, दैट मींस उतना फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स इज सिंपली द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस सरफेस के थ्रू परपेंडिकुलरली पास हो रही। ठीक है, उसको कहते हैं फ्लक्स। ठीक है, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली, दैट मींस ये ऐसे है। ठीक है, इसके थ्रू ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, इसको काट रही है, बीच से पास हो रही है। ठीक है, परपेंडिकुलरली कितने फील्ड लाइंस पास हो रही है, दैट इज फ्लक्स। ठीक है,
फ्लक्स की फॉर्मूला के फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कुछ नई चीज नहीं है, ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं फ्लक्स। अब अगर यहाँ पर छोटा ई लिखा होगा दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बी लिखा होगा दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो फाई मतलब होता है फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस, ठीक है, पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू ए सरफेस। अब देखो सपोज मेरे पास ये सरफेस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, ठीक है। अब देखो सपोज इसके एरिया वेक्टर इज ये है इसका एरिया वेक्टर। अब देखो मेरे पास ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के एरिया वेक्टर ये होगा ना, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट मींस ये इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर ये होगा, ठीक है। दैट मींस मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है मुझे इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, और यू कैन से परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब देखो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। अब देखो इस ई को मैं दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकता हूं, ये थीटा है तो इसका यहाँ का कंपोनेंट आएगा दैट इज ई कॉस ऑफ थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आएगा यहां से ई साइन ऑफ थीटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही थी, अब उनका एक कंपोनेंट ऐसे आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और दूसरा कंपोनेंट ई साइन ऑफ थीटा दैट इज लाइक दिस पैरेलल टू द प्लेन। अब मुझे कौन सा कंपोनेंट लेना है, मुझे वो वाला कंपोनेंट लेना है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। दैट मींस मुझे ई कॉस ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट लेना है, ठीक है। तो फाई किसके बराबर होता है, फाई होता है बराबर ई कॉस ऑफ थीटा इनटू व्हाट, इनटू एरिया, दैट इज इट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ई ए कॉस ऑफ थीटा, तो ये फ्लक्स की फॉर्मूला है, ठीक है, ई ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है। दैट मींस जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, ठीक है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। दूसरा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ पर ये फील्ड लाइंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, ठीक है। अब देखो कोई बॉडी है उसका एरिया इतना है, दूसरी बॉडी है उसका एरिया इतना है, बताओ किसके थ्रू ज्यादा फ्लक्स पास हो रहा है, इसके एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है, ठीक है। इसके थ्रू फ्लक्स φ1 है, इसके थ्रू फ्लक्स φ2 है। देखो एरिया ज्यादा तो ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, तो दैट मींस फ्लक्स ज्यादा, तो जिसका एरिया ज्यादा उसका फ्लक्स ज्यादा है, दैट मींस φ2 इज ग्रेटर देन φ1, ठीक है। इसका मतलब है फाई मतलब फ्लक्स अगर ज्यादा, इसका मतलब होता है ज्यादा ऊपर की तरफ, ज्यादा है तो हाँ, अगर एरिया ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे लिखता हूं मैं, अगर एरिया ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा पास होगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ पर ज्यादा पास हो रही है क्योंकि इसके पास एरिया ज्यादा है, इसके पास कम है तो फील्ड लाइंस कम पास होगी। तो फाई किसके बराबर है, फाई है बराबर ई ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। देखो इट्स एक्चुअली लाइक दिस ए बी कॉस ऑफ थीटा, ए बी कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, वो होता है बराबर ए बी ए डॉट बी। देखो ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है बराबर ए डॉट बी। सिमिलरली ई ए कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर ई डॉट ए। तो फाई ऐसा भी लिख सकते हो दैट मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए, ठीक है। और फाई इज व्हाट, फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी। फाई के यूनिट्स बता दो, फाई का यूनिट क्या आएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, वो है न्यूटन, न्यूटन पर कूलम है वो। और एरिया का यूनिट क्या है, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स फाई का क्या यूनिट आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो फाई का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और फाई के डायमेंशंस लिख लो, फाई के डायमेंशंस लिखते हैं, ठीक है। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है।
फोर्स को बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस टू चार्ज के ए और टी, तो ये आएगा एम एल टी, ये ऊपर चला जाएगा -3 ए -1। बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पर डायमेंशन आएंगे, फाई होता है बराबर इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड के आएंगे एम एल टी -3 और ए -1, और एरिया एरिया लेंथ स्क्वायर एरिया का आएगा एल पावर 2, तो ये किसके बराबर आएगा एम एल पावर 1 और एल पावर 2 एल पावर 3 टी पावर -3 और ए पावर -1 आ गया ना। तो डायमेंशन भी हमने लिख ली, ठीक है, फाई के डायमेंशन भी आ गए और फाई का यूनिट भी आ गया, डायमेंशंस ऑफ फाई एंड दिस वन इज द यूनिट ऑफ फाई। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक सर्कुलर शेप्ड ये है, ठीक है, एरिया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फ्लक्स ऐसे पास हो रहा है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल, दिस इज एरिया वेक्टर, ठीक है, एंगल सपोज वो है 60 डिग्री। मुझे बताना है इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। तो फाई में क्या यूज करूंगा, फाई इज इक्वल टू ई ए cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है, याद रखना, ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड सर ई है, एरिया कितना है, एरिया एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इन cos ऑफ 60 डिग्री। देखो एंगल कितना है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, सब दैट इज 60 डिग्री, तो ये किसके बराबर आएगा, ई पाई आर स्क्वायर, cos ऑफ 60 डिग्री 1/2 के बराबर होता है, तो ये आएगा 1/2 ई इंटू पाई आर स्क्वायर। फ्लक्स पास, इसके थ्रू इतना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब को मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, ठीक है, देखो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यूब के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये फर्स्ट फेज ऑफ क्यूब है, ये सेकंड है, ऊपर वाला सपोज थर्ड है, नीचे वाला फोर्थ है, आगे वाला फिफ्थ है, और पीछे वाला वो सिक्स्थ है, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो ना, फील्ड लाइन से ऐसे जा रही है, क्यूब के थ्रू पास हो रही है। अब मुझे बताना है व्हाट्स द फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, क्वेश्चन इज व्हाट्स द फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस ऑफ अ क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस ऑफ क्यूब, what is the flux through each surface of cube and total flux through cube। हाँ, अब देखो पहली वाली जो सरफेस है ना, पहली वाली सरफेस, अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है ना वो बाहर की तरफ होगा, दैट मींस एरिया वेक्टर ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये और एरिया वेक्टर ये, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि अपोजिट है, ठीक है। तो फ्लक्स यहां पर किसके बराबर होगा, φ1, फ्लक्स तो फर्स्ट सरफेस दैट इज ई ए cos ऑफ 180 डिग्री, cos ऑफ 180 डिग्री किसके बराबर होता है, वो -1 के बराबर होता है, दैट मींस ये आएगा माइनस ई ए इन cos ऑफ 180 दैट इज -1, दैट मींस ये आएगा माइनस ए। तो φ1 किसके बराबर है, वो माइनस ए के बराबर आएगा। φ2 फ्लक्स थ्रू दिस फेस, ठीक है, वो किसके बराबर आएगा, φ2 किसके बराबर आएगा, सेकंड इज व्हाट, φ2, अगेन φ2 इज ई ए cos ऑफ थीटा। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और क्यूब का ये वाला सरफेस, ठीक है,
एरिया वेक्टर की भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा ना, ठीक है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रोफील्ड सेम डायरेक्शन में, दैट मींस ये आएगा ई ए कॉस ऑफ ई ए, कॉस ऑफ थीटा इज यहां पर कॉस ऑफ जीरो, दैट मींस ये आएगा कॉस ऑफ जीरो। कॉस ऑफ जीरो 1 के बराबर होता है, दैट मींस फ्लक्स आएगा ई ए के बराबर। दैट मींस इस वाली सरफेस के लिए फ्लक्स किसके बराबर है, ई ए के बराबर। इस वाली सरफेस के लिए फ्लक्स किसके बराबर है, माइनस ई ए के बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉस ऑफ 180 डिग्री, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर एरिया वेक्टर आप ऐसे नहीं लिख सकते, वो अंदर की तरफ आएगा, इनवर्ड आएगा, हमें एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में, और फ्लक्स भी इसी डायरेक्शन में, दैट मींस इसलिए थीटा जीरो आएगा, कॉस ऑफ जीरो 1 के बराबर होता है, हमें फ्लक्स ई ए के बराबर है। देखो थर्ड सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, क्या परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, इसका नीचे की तरफ है। सिमिलरली आगे वाली सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और पीछे वाली सरफेस का एरिया वेक्टर उस डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो, अगर आप देखोगे ना इन चारों सरफेसेस पे एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल कितना है, एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो फाइव थ्रो थर्ड, 5 थ्रो फोर्थ, 5 थ्रो फिफ्थ सरफेस, और 5 थ्रो सिक्स सरफेस। फ्लक्स थ्रो थर्ड सरफेस वो किसके बराबर है, ई ए कॉस ऑफ 90 डिग्री। क्यों, देखो थर्ड सरफेस एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, बट इलेक्ट्रोफील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। दैट मींस एंगल कितना बना रहा है, एंगल इलेक्ट्रोफील्ड से कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ई ए कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 डिग्री जीरो के बराबर होता है। तो दैट मींस 5 थ्रो 3 सरफेस दैट इज जीरो, 5 थ्रो 4 सरफेस अगेन नीचे की तरफ एरिया वेक्टर, और ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रोफील्ड अगेन 90 डिग्री, तो जीरो, क्योंकि कॉस ऑफ 90 जीरो के बराबर होता है। 5 थ्रो फिफ्थ सरफेस वो भी जीरो का आएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रोफील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, अगेन एंगल 90 डिग्री। 5 6 वो भी जीरो आएगा, ठीक है। 5 थर्ड 5 फोर 5 फिफ्थ 5 6, ठीक है, 5 6 तो सभी जीरो जीरो के बराबर आते हैं, ठीक है। तो नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स किसके बराबर आएगा, टोटल फ्लक्स आएगा बराबर, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब वो किसके बराबर आएगा, तो देयरफॉर टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब वो किसके बराबर है, वो है बराबर 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस 5 5 प्लस 5 6, ठीक है। अब देखो 5 1 किसके बराबर है, 5 1 है माइनस ई ए के बराबर है, गुड, प्लस 5 2 की किसके बराबर है, वो ई ए के बराबर है, प्लस 5 3 0 5 4 0 5 5 0 5 6 0, माइनस ई ए प्लस ई ए कैंसिल होंगे, तो क्या बचा, बचा जीरो, दैट मींस टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना है, जीरो, ठीक है। एक्चुअली ये माइनस ई आया या प्लस ई आया, ठीक है। माइनस ई ए को बोलते हैं हम एंटरिंग फ्लक्स, ठीक है, जो फ्लक्स एंटर होता है, ठीक है, एंटरिंग फ्लक्स, और प्लस ई ए ये है लीविंग फ्लक्स। माइनस ई ए फ्लक्स एंटर कर रहा है और ई ए फ्लक्स लीव कर रहा है, तो माइनस ई ए प्लस ई ए दैट इज जीरो, दैट मींस टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स जीरो के बराबर है, ठीक है। क्योंकि एंटरिंग फ्लक्स इक्वल टू लीविंग फ्लक्स, जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है माइनस ये, तो उतना ही फ्लक्स लीव कर रहा है, ये एंटर कर रहा है, ये लीव कर रहा है, तो टोटल फ्लक्स किसके बराबर, जीरो के बराबर, ठीक है। सपोज देखो मेरे पास यहाँ पर एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर को मैं क्या पर रखता हूँ, इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। अब देखो इस सिलेंडर की कितनी सरफेसेस है, एक, दूसरी ये, और तीसरी वाली ये, ठीक है। देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, बट इस सरफेस का एरिया वेक्टर किसके बराबर, हाँ उसकी डायरेक्शन क्या होगी,
ऐसे होगी ना, रेडिली आउटवर्ड, इनवर्स तो नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाई 1 किसके बराबर आएगा, फाई 1 आएगा बराबर ई ए कॉस ऑफ 180 डिग्री, ई ए कॉस ऑफ 180 डिग्री, दैट मींस ई ए कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 -1 के बराबर हो तो माइनस ई ए। तो फाई 1 किसके बराबर है, माइनस ई, दैट मींस फ्लक्स कितना एंटर हो रहा है, ई। सिमिलरली हाँ, इसको मैं फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई 1 इक्वल माइनस ई इंटू इसका एरिया किसके बराबर होता है, सर्कुलर है ना तो पाई आर स्क्वायर, ई के पहले मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली इसके थ्रू फ्लक्स कितना पास हो रहा है, फाई 2, वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रोफील्ड इज ई, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, और एंगल इज कॉस ऑफ, देखो एरिया वेक्टर के बेस का बाहर ही होगा ना, ई और ए के बीच में एंगल कितना है, वो 0 के बराबर आएगा, तो ई ए 0 कॉस ऑफ 0 डिग्री, दैट मींस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, कॉस ऑफ 0 1 के बराबर होता है। तो फाई 2 किसके बराबर है, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो इस वाली सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, एक्चुअली अगर आप लॉजिकली देखोगे ना तो एक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के थ्रू पास ही नहीं हो रही, ठीक है। इट इज एक्चुअली, मतलब आप इसको इमेजिन कर सकते हो लाइक अ पाइप, ठीक है। इस वाली सरफेस, बाहर वाली सरफेस जो है ना, इसके थ्रू कोई फील्ड लाइन पास ही नहीं हो रही, दैट मींस इसके थ्रू फ्लक्स 0 होगा। अब वैसे देखिए, देखते हैं फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। तो एरिया वेक्टर इसका ऐसे, तो इस वाली सरफेस के थ्रू फाई 3 फ्लक्स होगा, तो फाई 3 किसके बराबर है, फाई 3 है बराबर ई ए कॉस ऑफ, यहाँ पर एंगल कितना है, एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वो कितना है, 90 डिग्री, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 डिग्री 0 के बराबर होता है, ई ए कॉस ऑफ 90 डिग्री, ई ए इंटू 0 दैट इज 0। फाई 3 किसके बराबर आएगा, वो 0 के बराबर आएगा। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर वो किसके बराबर है, टोटल फ्लक्स वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस व्हाट, प्लस फाई 3। फाई 1 किसके बराबर है, माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, प्लस फाई 2 किसके बराबर है, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, प्लस फाई 3 किसके बराबर है, 0। देखो माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, वो 0 के बराबर होगा ना, वो कैंसिल होगा, तो टोटल फ्लक्स किसके बराबर निकला, 0 के बराबर निकला, ठीक है। एक्चुअली जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है ना, एंटरिंग फ्लक्स, उतना ही फ्लक्स लीव कर रहा है, ठीक है। एंटरिंग फ्लक्स इसको लीविंग फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसका मतलब है अगर हम किसी भी 3 डायमेंशनल बॉडी को कहां पर रखते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, उसके थ्रू फ्लक्स, नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है, नेट फ्लक्स 0 के बराबर। That means if a 3D body is placed in a uniform electric field, in a uniform electric field, the net flux through that body is what, 0। क्यों, बिकॉज फाई फ्लक्स एंटरिंग, फ्लक्स जितना एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है, दैट इज इक्वल टू फ्लक्स लीविंग। इसलिए नेट फ्लक्स थ्रू ए बॉडी प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। फाई नेट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम उसको रखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन ऐसे है, मेरे पास ऐसे हेमिस्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर के थ्रू ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मुझे बताना है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू, कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस कितना होगा। देखो मैं वो कैसे कर सकता हूं, यार मैं एक काम कर लूं, मैं देखो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहां से जा रही है, ठीक है, जितनी फील्ड लाइंस यहां से इसमें जा रही है उतनी यहां से लीव भी कर रही है ना, तो मुझे इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है। अगर मुझे पता चला कि कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है तो एंटरिंग फ्लक्स इसको लीविंग फ्लक्स, ठीक है, तो जितना यहां से फ्लक्स एंटर कर रहा है ओब्वियसली उतना ही यहां से लीव करेगा ना, तो फाइव एंटरिंग इज कॉल्ड फाइव लीविंग, तो यहां पर फाइव कितना एंटर कर रहा है, फाइव एंटरिंग कितना है इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। अब देखो इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है, तो एंटरिंग फ्लक्स किसके बराबर है, ई ए कॉस ऑफ थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, कॉस ऑफ 180 डिग्री, तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया इसका पाई आर स्क्वायर, कॉस ऑफ 180 डिग्री -1 तो माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो दिस इज एंटरिंग फ्लक्स। अगर फ्लक्स इतना एंटर कर रहा है माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो लीव कितना करेगा, लीव भी इतना ही करेगा, तो देयरफॉर लीविंग फ्लक्स कितना होगा, E इंटू पाई आर स्क्वायर, सो दैट नेट फ्लक्स किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। अगर इस और इसको आप प्लस करोगी ना वो जीरो के बराबर होगा, तो हमें क्या निकालना था, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, मैंने इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाला तो वही फ्लक्स यहां से जाएगा, दैट मींस कर्व्ड सरफेस के थ्रू भी फ्लक्स किसके बराबर होगा, E इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सपोज इसकी सरफेस के साथ एंगल 30 डिग्री बना है, मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू इट, आपको फ्लक्स बताना है, ठीक है। हाँ देखो फ्लक्स आप कैसे, देखो यहां पर आप बोलोगे सर फाइव होता है बराबर ई ए कॉस ऑफ थीटा, आप बोलोगे यहाँ पर ई ए कॉस ऑफ 30 आएगा, बट ई ए कॉस ऑफ 30 नहीं आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, तो एरिया वेक्टर के साथ कितना बनाएगा, एरिया वेक्टर के साथ बनाएगा 30, ये आएगा 60 डिग्री, ठीक है, एरिया वेक्टर के साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है, मुझे एंगल लेना है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो ये आएगा ई ए इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ 60 डिग्री होता है बराबर 1/2, तो ये आएगा ई ए इंटू 1/2, दैट इज हाफ ऑफ ये फ्लक्स, ठीक है।